हाय गाइस, आई एम माइज अली। बात कर रहे थे रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में। अब रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में एक बात याद रखनी है कि हम कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज अ टाइट्रेंट या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं और किसी रिड्यूसिंग एजेंट की कंसंट्रेशन को मालूम कर लेते हैं, या फिर किसी रिड्यूसिंग एजेंट को एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कंसंट्रेशन मालूम कर लेते हैं। इससे पहले हम इंडिकेटर्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, इन चीजों के बारे में पढ़ चुके थे। आज हमने स्टार्ट करना मेन टॉपिक, जो कि हमारा यानी कि मेनली फोकस होता है इस टॉपिक पे, वो है आयोडोमेट्री एंड आईडीमेट्री। ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ आयोडोमेट्री की बात करेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आयोडोमेट्री की बात करेंगे। फिर स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आयोडोमेट्री मेन बातें हमने यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन सा होगा, पहली बात। सेकंड नंबर पे इस आयोडोमेट्री का पर्पस क्या है। इसके बाद लास्ट में प्रोसीजर देखेंगे कि आयोडोमेट्री परफॉर्म करने के लिए हमें क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ता है। ये तीन चीजें इस आयोडोमेट्री टाइट्रेशन में हमने सीखनी है। टर्म्स एंड कंडीशंस भी देखेंगे कि आयोडोमेट्री टाइट्रेशन के लिए पीएच कितनी होनी चाहिए, ज्यादा एसिडी क्यों नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बेसिक क्यों नहीं होनी चाहिए, इस चीज का भी जिक्र करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आयोडोमेट्री नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि यहाँ पे आयोडीन यूज होगी। किसके तौर पे यूज होगी, यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के तौर पे। आयोडीन इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। पहली बात आपने ये याद रखनी है कि आयोडीन को हम एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता हो। देख लें, बेशक आप एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं, अगर एग्जामिनर आपको बेस की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए कहता है, ये मेरे पास एक बेस है, आपने इसकी कंसंट्रेशन मालूम करके देनी है, तो आप एक एसिड ऐसा लेते हैं जिसकी कंसंट्रेशन पहले से नोन होती है। मतलब वो 0.1 मोलर का हो, 1.0 मोलर का हो, 1.5 मोलर का हो, जितने भी मोलर का होगा उसकी कंसंट्रेशन आपको पता होगी। उसको यूज करते हुए आप दूसरी चीज की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। सेम काम यहाँ पे, ये भी टाइट्रेशन की टाइप ही है। अब यहाँ पे क्या है कि I2 को हम एज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखें, मैंने वर्ड यूज किया सॉल्यूशन। I2 का सॉल्यूशन इतनी जल्दी नहीं बनता, कि जो भी सॉल्यूशन हम अमूमन बनाते हैं वो पानी के अंदर बनाना पड़ता है, और I2 एक नॉन पोलर कंपाउंड, ये बात याद रखिएगा। I2 क्या है हमारे पास, I2 नॉन पोलर है, और पानी में ये हल नहीं होती। ये क्या होता है, वाटर में सोलबल नहीं होती, मतलब इसका सॉल्यूशन ही नहीं बन सकता। जब सॉल्यूशन ही नहीं बन रहा I2 का, तो फिर हम इसको टाइट्रेशन में किस तरह इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ा सा ना डिफिकल्ट है। देखने में ऐसे लगता है कि ये ऐसे परफॉर्म कर लेंगे इजी, हमें सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो होता है ना जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होगी, हम खुद प्रिपेयर करेंगे उस सॉल्यूशन को। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि I2 तो नॉन पोलर, पानी के अंदर सोलबल ही नहीं है, फिर इसको पानी के अंदर सोलबल कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे। हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तो बनाना है। आप करते ये हैं कि सबसे पहले I2 की बजाय हम KI के साल्ट को, या पोटेशियम आयोडाइड के साल्ट को वाटर में सोलबल करते हैं, फिर हम I2 ऐड करते हैं, तब जाके I2 पानी में सोलबल हो जाती है। मतलब जब हम KI ऐड कर देंगे ना वाटर में, तो हमारे पास कुछ ये वाला रिएक्शन होगा, KI रिएक्ट करेगी I2 के साथ, और हमारे पास ये वाली चीज बन जाएगी, K पॉजिटिव और I3 माइनस। अब बात ये क्वेश्चन रेज हो सकता है कि आपने कहा है कि यहाँ पे I2 को हमने एज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना है। जब हमने इसके अंदर KI डाल दिया,
और इसने इसके साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद हमारे पास ये वाली चीजें बन रही है, तो बनी I3 रहा जो कि सोल्यूशन के अंदर पाया जाएगा। आपका I2 का है जिसको हमने एज स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिया हुआ है। बात यहां पे आकर खत्म हो जाती है। अब इस क्वेश्चन का आंसर सुनिएगा। अब ये जो I3 है ना, इस तरह एग्जिस्ट नहीं करता वाटर के अंदर, ये असल में इस तरह एग्जिस्ट कर रहा होता है। यही I3 वाटर के अंदर इस तरह एग्जिस्ट करता है, I-1 प्लस I2। ये आपके पास दोबारा फिर आयोडीन फॉर्म हो गया, बन गई है वाटर के अंदर। अब सोल्यूशन इसका बनेगा, ये बात आपने ध्यान में रखनी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए एक और बात कि I2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर सिंपल बात देखेंगे, जितनी भी नॉन मेटल्स हैं, ऑलमोस्ट जितनी भी नॉन मेटल्स है वो सारी की सारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसी चीज जो कि इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखे, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सही है। हमने यहाँ पे नेक्स्ट बात याद रखनी है कि I2 किस तरह काम कर रहा है। I2 acts as माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, ये चीज आपने ना छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी कि हमारे पास जो हेलोजन फैमिली है, सबसे ज्यादा इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और लास्ट में आयोडीन आता है। इसलिए मैंने यहाँ पे माइल्ड, माइल्ड का मतलब दरमियाना, यानी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना इतना ज्यादा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉर्मली यानी कि दरमियाने टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आपने पढ़ा हुआ है, ये ऑर्डर। फ्लोरीन के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसके बाद क्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन और इसके बाद आयोडीन। अब आयोडीन की सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर है I2। अब ये किस तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करने के बाद हमारे पास इस चीज में चेंज हो जाएगा I-1 में, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, दोनों I-1 में चेंज हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जब I2 है, आयोडीन है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद आयोडीमेट्री में pH ऑलमोस्ट 8 या 8.5 के करीब करीब रखते हैं, ऑलमोस्ट 8 या फिर 8.5। ये भी आपने कंडीशन याद रखनी है। कंडीशन मैं लिख के इसको लिख देता हूं। कंडीशन क्या है, pH शुड बी, pH ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन की pH होगी शुड बी, होनी चाहिए, शुड बी ऑलमोस्ट तकरीबन होनी चाहिए कितनी, 8 या 8.5 भी कह सकते हैं। सही है, 8.5 तक ऑलमोस्ट हम जा सकते हैं, या न्यूट्रल भी ऑलमोस्ट रख सकते हैं। यानी कि आपकी ना ज्यादा एसिडिक पीएच हो ना ज्यादा बेसिक पीएच हो। अब नुकसान क्या है, बात आ जाती है नुकसान के ऊपर। अगर हम बहुत ज्यादा एसिडिक पीएच कर देते तो फिर क्या नुकसान है, अगर बहुत ज्यादा बेसिक पीएच कर देते हैं तो फिर क्या नुकसान है, इसको समझिएगा। अगर सपोज किया मैंने पीएच कर दी बहुत ज्यादा एसिडिक, दो ही कंडीशन है ना कि अगर आप बहुत ज्यादा एसिडिक कर दें, एसिडिक पीएच, हाईली एसिडिक, ये मैं इस तरह साइन लगा देता हूं कि हाईली एसिडिक है। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास जो इंडिकेटर यूज करते हैं वो अमूमन स्टार्च होता है, वो स्टार्च हाइड्रोलाइज होना शुरू हो जाता है, यानी कि एक शार्प एंड पॉइंट नहीं आता। देखिए हम इंडिकेटर यूज कर रहे हैं स्टार्च को, अब वो स्टार्च रहा ही नहीं है, वो हाइड्रोलाइज होकर वो ग्लूकोज फ्रुक्टोज वगैरह में चेंज हो गया। जब स्टार्च सॉल्यूशन में रहेगा तो अपना इंडिकेटर कलर चेंज हो करेगा। सही है, इसलिए हम ज्यादा एसिडिक पीएच नहीं रखते, क्योंकि उसमें जो इंडिकेटर हम अमूमन स्टार्च इस्तेमाल करते हैं, स्टार्च का सॉल्यूशन वो हाइड्रोलाइज होना शुरू होता है। हाईली एसिडिक पीएच में क्या होता है, स्टार्च सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च, द सॉल्यूशन of
स्टार्च हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज हाइड्रोलाइज का ये मतलब है कि उसमें वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा, ऐड होने के वो टूट जाएगा। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइज कहते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम बहुत ज्यादा बेसिक पीएच रखते हैं तो हमारे पास आयोडीन ही हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है और हाइपो आयोडाइड बना देती है। क्या होता है, अगर हम बहुत ज्यादा हाईली बेसिक पीएच रखते हैं, हाईली बेसिक पीएच रखते हैं, इसमें क्या नुकसान होता है कि I2 रिएक्ट विद, I2 रिएक्ट कर जाती है, रिएक्ट विद OH नेगेटिव आयन एंड फॉर्म, और ये क्या बना देती है, एंड फॉर्म हाइपो आयोडाइड। हाइपो आयोडाइड मतलब क्या, ये I2 बहुत ज्यादा एसिडी बेसिक पीएच में OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करती है, रिएक्ट करने के बाद OI नेगेटिव बना देगी, साथ में H2O। सही है। अब ये जो चीज बन रही है, यहाँ पे हमारे पास आयोडीन कंज्यूम हो रही है। अब हमारे पास ये वाली चीज जितनी कम हो जाएगी उतनी कैलकुलेशन में खराबी आ जाएगी। क्यों कैलकुलेशन में खराबी जब हम करेंगे तब पता चल जाएगा, क्योंकि सारी की सारी हम बेस आयोडीन के ऊपर कर रहे हैं। जितनी आयोडीन कंज्यूम होती है हमें उसी चीज की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ती है, वरना आपका आंसर रोंग आ जाएगा जब ये आपकी आयोडीन इसी तरह हाइड्रोलाइज वो हाइपो आयोडाइड बनाना शुरू कर देगी, क्योंकि इसमें आयोडीन तो आपकी जाया होगी। अब इस आयोडोमेट्री का पर्पस क्या है, नेक्स्ट बात आ जाती है। ऑब्जेक्टिव, पर्पस या एम, जो भी कहना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, पर्पस या फिर एम, जो मर्जी कहें। अब देखें, मैंने बात की हुई है कि ये रिडॉक्स टाइट्रेशन है। रिडॉक्स टाइट्रेशन में मैंने पहले बात शुरू में कह दी थी कि रिडॉक्स टाइट्रेशन की वो टाइप है जिसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इस्तेमाल करते हुए किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की कंसंट्रेशन को मालूम करते हैं, या फिर किसी रिड्यूसिंग एजेंट को इस्तेमाल करते हुए किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कंसंट्रेशन को मालूम करें। अब खुद देख लें कि मैंने यहाँ पे I2 के बारे में, आयोडोमेट्री में I2 हमने कहा कि यूज करना है एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और I2 मैंने बता दिया कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस टाइट्रेशन का पर्पस ये होगा कि हम किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। ये इस टाइट्रेशन का हमारे पास मकसद है कि किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की कंसंट्रेशन को मालूम किया जा सकता है आयोडोमेट्री टाइट्रेशन से। पर्पस क्या है इसका, दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन या दिस टाइट्रेशन, ये वाला जो टाइट्रेशन है, इज यूज, इसको हम इस्तेमाल करते हैं, इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन, मालूम करने के लिए, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट, मिकदार को, अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एक और बात मैं यहां पे लिख दूं कि इसमें जो आयोडीन हम यूज करते हैं वो डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट आयोडीन इज यूज्ड। ये भी एक बात लिख लें, क्योंकि जो हम नेक्स्ट आयोडोमेट्री पढ़ेंगे उसमें इनडायरेक्ट आयोडीन यूज करते हैं। डायरेक्ट आयोडीन इज यूज्ड। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसमें इंडिकेटर कौन सा इस्तेमाल करते हैं। इस टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं वो है स्टार्च। इसके अलावा और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो कॉमनली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो है स्टार्च। स्टार्च सॉल्यूशन या स्टार्च इंडिकेटर, स्टार्च सॉल्यूशन, ये वाला हम इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके बाद आ जाए कि आयोडोमेट्री में स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन आयोडोमेट्री, स्टेप्स इन्वॉल्व इन
आयरीमेट्री में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे थे, यानी अगर आपको टाइट्रेशन करनी पड़ जाए आप किस तरह कर सकते हैं, क्या उसका तरीकाकार है। पहले मैं इसका तरीकाकार बता दूंगा, बाद में ऐसा ऐसा इसको समझ भी लेंगे, लिख भी लेंगे। सबसे पहले आप जब भी टाइट्रेशन करेंगे ये दो चीजें तो आपकी जहन में होनी चाहिए कि एक आपको ब्यूरेट चाहिए, सेकंड नंबर पे कॉनिकल फ्लास्क चाहिए। इसके डायग्राम में यहां पे बना लेता हूं। ये हमारे पास एक स्टैंड होता है, ये क्या करता है कि किसी भी ब्यूरेट वगैरह को हैंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने एक ब्यूरेट ली होती है, ये हमारे पास पोज कर लेते हैं ब्यूरेट है, और इसके यहाँ पे स्टॉपर लगा होता है। स्टॉपर का क्या काम करता है, यहाँ पे फ्लो को रेगुलेट कर रहा होता है। आप इसको टर्न करके फ्लो को कम या ज्यादा कर सकते हैं, और इसमें आपने कोई भी सॉल्यूशन लिया होता है। अभी मैं सिर्फ कोई ही कहूंगा क्योंकि जब हम टाइट्रेशन को प्रॉपर स्टार्ट करेंगे इसमें कौन कौन सी चीजें लेनी है वो हम देख लेंगे। इसके बाद हमने नीचे रखी होती है कॉनिकल फ्लास्क। ये हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क है। अब कॉनिकल फ्लास्क में भी आपने कोई ना कोई सॉल्यूशन लिया होता है। ये सही हो गया। अब इस ब्यूरेट को मैंने लटकाया होता है ट्राइपॉड्स, ये स्टैंड जो सॉरी लगा हुआ है, ट्राइपॉड तो नहीं कहेंगे, इस स्टैंड के साथ मैंने इसको लटकाया हुआ है। ये सही हो गया। अब सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है आयोडीन का सॉल्यूशन जो कि आपने प्रिपेयर किया होगा नॉन कंसंट्रेशन का, वो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि उसको इस कॉनिकल फ्लास्क में ले लेना। पहला स्टेप कि आयोडीन सॉल्यूशन I2 का जो सॉल्यूशन होगा जो आपने खुद प्रिपेयर किया हुआ है, जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता है। आयोडीन का सॉल्यूशन क्या होगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपने ले लेना है कॉनिकल फ्लास्क में। सही हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करना है कि आपने इसी के अंदर इंडिकेटर डाल देना। जैसे ही इसके अंदर इंडिकेटर डालेंगे, इंडिकेटर कौन सा यूज करना है, स्टार्च। जैसे आप इसके अंदर इंडिकेटर डालेंगे इसका कलर सारे का सारा ब्लू हो जाएगा, क्योंकि स्टार्च जो है वो I2 के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो ये स्टार्च I2 के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है और इसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है। इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है, और ये हमारे पास कलरलेस होता है। कलरलेस नहीं कहेंगे, यानी कि आयोडीन का जो कलर होगा पर वो वही कलर होगा, लेकिन जैसे हम इसके अंदर स्टार्च का सॉल्यूशन डालते हैं इसका कलर ब्लू हो जाता है। और स्टार्च का सॉल्यूशन अमूमन जैसे ही एंड पॉइंट बिल्कुल करीब होता है तब हम डालते हैं, इतना पहले डाल देते हैं। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं कि स्टार्च का सॉल्यूशन में भी हाइड्रोलाइज हो जाए या ऑक्सीडाइज हो जाए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, तो इसलिए हम इसको कोशिश करते हैं कि जैसे एंड पॉइंट आने वाला हो उस वक्त सॉल्यूशन डाल देते हैं स्टार्च का। अब आपने दो काम किए हैं कि आयोडीन का सॉल्यूशन लिया है कॉनिकल फ्लास्क में और इंडिकेटर डाल दिया स्टार। जैसे इंडिकेटर स्टार डाल देंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। अब यहां पे कौन सी चीज लेनी है, अब मुझे पता है कि ये वाली चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपको सेकंड नंबर पे बात पता होगा कि ये यहां पे जो भी चीज लूंगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगी। रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी ले सकते हैं, जैसे सोडियम थायोसल्फेट है, ये हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं मालूम करने के लिए Na2S2O। ये हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला जो कि हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसकी कंसंट्रेशन हम कॉमनली मालूम कर रहे होते हैं थ्रू आयोडीमेट्री टाइट्रेशन। अब इन स्टेप्स को हमने बारी बारी लिखना है, सही है। और ये देखेंगे ये ब्लू कलर एंड पॉइंट के करीब किस कलर में चेंज हो जाता है।
चले इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं यहां से, ऐसा करें इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अब हमने ना स्टेप्स बाय स्टेप सारी चीजें लिखेंगे ताकि हम पता चल जाए कि हमने स्टेप बाय स्टेप क्या क्या काम करना है। सबसे पहले स्टेप में आपने तो इंडिकेटर वो सोल्यूशन लेना है I2 का, इसमें कॉनिकल फ्लास्क में। टेक I2 सोल्यूशन, या फिर ज्यादा बेटर लिखे गए तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिख ले, I2 स्टैंडर्ड सोल्यूशन इन कॉनिकल फ्लास्क। पहला स्टेप आपने ये करना है, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर स्टैंडर्ड सोल्यूशन ले लेना है I2 का। सेकेंड स्टेप में आपने इंडिकेटर को डालना है, जो कौन सा है, स्टार। एड फ्यू ड्रॉप ऑफ, चंद कतरे आपने डाल देने हैं, फ्यू ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर, आपने इंडिकेटर के चंद कतरे डाल देने हैं इन स्टैंडर्ड I2 सोल्यूशन। जैसे आप स्टैंडर्ड I2 सोल्यूशन के अंदर इंडिकेटर के कतरे डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। एंड कलर चेंज इनटू ब्लू, और इसका कलर ब्लू में तब्दील हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि आपने रिड्यूसिंग एजेंट, जैसा कि सोडियम थायोसल्फेट है, जो भी आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट होगा जिसकी कंसंट्रेशन आप मालूम करना चाहते हैं, उसको आपने ब्यूरेट में लेना है। टेक नेक्स्ट स्टेप, टेक द सोल्यूशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, द सोल्यूशन। अगर ज्यादा कंफर्म तरीके से लिखना चाहते हैं यहाँ पे, टेक द अननोन सोल्यूशन ऑफ, यानी ऐसा सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, हम खुद मालूम करना चाहते हैं, वो वाला सोल्यूशन आपने किसमें ले लेना है, ब्यूरेट में। टेक द सोल्यूशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इन ब्यूरेट, कि आपने ब्यूरेट में रिड्यूसिंग एजेंट का सोल्यूशन ले लेना है। अब रिड्यूसिंग एजेंट का सोल्यूशन मैं यहां पे लिख भी देता हूं, जैसा कि Na2S2O3। अब रिड्यूसिंग एजेंट का ये वाला रिएक्शन होगा, ये क्या करेगा, जैसे आप इसको स्टॉपर को ऑन करना है, ऑन करने के बाद यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप इसका गिरना शुरू हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट का। और जैसे ही एंड पॉइंट आता है, जैसे एंड पॉइंट आएगा, ये ब्लू कलर कलरलेस में तब्दील हो जाएगा। यही एंड पॉइंट की इंडिकेशन है। जैसे ब्लू कलर कलरलेस में चेंज हो, आपने इस स्टॉपर से इसको बंद कर देना, यहाँ से इसका वॉल्यूम नोट करना है, इसका वॉल्यूम हमें पता होगा, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद आप किसी उस रिड्यूसिंग एजेंट जो भी होगा, से हमने सपोज किया हुआ है कि सोडियम थायोसल्फेट है, जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसके कंसंट्रेशन मालूम कर लेंगे। सही है, मैंने कहा कि सपोज ये वाला लिया हुआ है, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा होगा, जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे ये वाला रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा ये I2 के साथ रिएक्ट करेगा, Na2S2O3। I2 यहाँ पे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल हो रहा है। सही, जैसे ये रिएक्ट करता है यहाँ पे 2I नेगेटिव में चेंज हो जाएगा और साथ में Na2S4O6। सही है, हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। सही है, और यहाँ पे 2 Na बच गए, यहाँ पे 2 Na भी साथ आ जाएगा, 2 Na प्लस। चेक कर ले, I2 2I में चेंज होगी, यानी कि I2 इस रिएक्शन में किस में चेंज हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले रही है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला प्रोवाइड कर रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हमारे पास 2I नेगेटिव में चेंज हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन लेने का अमल क्या कहलाता है, रिडक्शन, यानी कि ये खुद की रिडक्शन हो रही है जबकि दूसरे की ऑक्सीडेशन कर रहा है। जब ये दूसरे की ऑक्सीडेशन करेंगे इसलिए हम कहेंगे आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब
एंड पॉइंट का बताना है कि एंड पॉइंट पे क्या होगा, ब्लू कलर चेंज इनटू कलरलेस एट द एंड पॉइंट, एट द एंड पॉइंट। ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि एंड पॉइंट के करीब एट द एंड पॉइंट ब्लू कलर चेंज इनटू कलरलेस, चेंज इनटू कलरलेस। ये बिल्कुल पानी की तरह का, जिस तरह कलर पानी का भी कोई रंग नहीं होता, सेम उसी तरह चेंज हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा ये एंड पॉइंट आ गया है। सही है। अब आपने क्या करना है कि जितना I2 यूज किया है आपको पता है, अब उसको यूज करते हुए आप रिड्यूसिंग एजेंट की कंसंट्रेशन मालूम कर लेंगे। वो फार्मूला आपको पता है जो भी है, M1V1 ओवर N1 इज इक्वल टू M2V2 ओवर N2। ये था आज हमारे लिए आयोडीमेट्री। सिंपल बातें आपने याद रखनी है कि आयोडीमेट्री के बारे में, कि आयोडीन रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहली बात ये याद रखनी है। आयोडो हमेशा याद रखिएगा आयोडो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसको हम ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको हम इस्तेमाल कर देते हैं किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए। अब जो सारे का सारा हमने ये टाइट्रेशन करवाई है, कितनी पीएच पे होगी, तकरीबन 8 पीएच पे। ज्यादा क्यों नहीं रखते, अगर आप पीएच ज्यादा रखेंगे तो हाइपो आयोडाइड आयन बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आयोडीन की, हम देखें आयोडीन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, हमारे पास आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा। अब जो अगर पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक रखते हैं तो फिर क्या होता है कि आपका जो स्टार्च का सोल्यूशन है वो हाइड्रोलाइज होना शुरू हो जाता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है और ग्लूकोज फ्रुक्टोज यानी जिस चीज से बना होता है उस चीज में टूटना शुरू हो जाता है। इससे हमारे पास शार्प एंड पॉइंट नहीं आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप्स आपने याद रखना है, सिंपल स्टेप्स हैं कि आपने सबसे पहले आयोडीन का सोल्यूशन लेना है कॉनिकल फ्लास्क में, इसमें इंडिकेटर डालना है, ऊपर से आपने रिड्यूसिंग एजेंट का सोल्यूशन डालेंगे। ये स्टॉपर को ओपन करके जैसे ही कलर ब्लू से कलरलेस में चेंज हो, आपने स्टॉपर को बंद करना है। बंद करने के बाद यहाँ से वॉल्यूम नोट करना है। वॉल्यूम नोट करके आपने फॉर्मूला लगाना है M1V1 ओवर N1 इज इक्वल टू M2V2 ओवर N2। ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। यूज करने के बाद आपने M1V1 ओवर N1 इज इक्वल टू M2V2 ओवर N2 ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर्मूला इस्तेमाल करने के बाद आप अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मालूम कर लें। यही था आज के लेक्चर में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आयोडोमेट्री। ये आयोडोमेट्री थी, उसमें आयोडोमेट्री के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये